Hello students. Today we shall discuss an important topic of numerical method in second unit, unit second, that is interpolation. What is interpolation? Interpolation को हम इस तरह से समझेंगे. Suppose we have y is equal to fx. तो it means y depends on x. तो here x is an independent variable and x is an independent variable and y is dependent on x, dependent variable. Here in numerical method, x is said to be argument, the value of x are said to be argument and the values of y are said to be entry. x की वैल्यू को हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोलेंगे और y की वैल्यूज को एंट्रीज बोलेंगे. अब इंटरपोलेशन को हम कैसे यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज वी आर गिवन सम वैल्यूज ऑफ x एंड y. सपोज हमें x और y की कुछ वैल्यूज गिवन हैं. वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं. सपोज अगर मैं ये कहूँ कि x में क्या है, एज आ रही है, x रिप्रेजेंट्स एज और y रिप्रेजेंट्स प्रीमियम. जैसे जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है उस प्रीमियम के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है. तो जो y है यहाँ पर, जो प्रीमियम का अमाउंट है, इट डिपेंड्स ऑन x डायरेक्टली. भाई जैसे जैसे आपकी एज कम ज़्यादा होगी, अकॉर्डिंगली जो y है, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा. तो अगर मैं x में 20, 25, 30, 35, 40 इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम में विच इज़ इन रुपीज़, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लूँ, इट इज़ 102, इट इज़ 130, इट इज़ 165, it is 193, it is 205 suppose. So these are the values of arguments here and these are the values of entry. This is the independent variable and this is the dependent on x. क्यों डिपेंड कर रहा है ये? चूंकि जो प्रीमियम होता है, जो हम पॉलिसी का जो प्रीमियम देते हैं, LIC का जो प्रीमियम होता है, वो एज पर डिपेंड करता है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, तो आपका जो अकॉर्डिंगली आपके जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाता है. तो अब इंटरपोलेशन को डिफाइन करने के लिए अगर सपोज यहाँ पर जो x की जो आर्ग्यूमेंट की जो लोअर वैल्यू है दैट इज 20, अपर वैल्यू कितनी है 40. अगर मैं इस 20 से लेकर 40 के बीच में किसी रेंज पर किसी x की वैल्यू के लिए y को फाइंड करना चाहूँ, मतलब इसके बीच में सपोज 20 और 25 के बीच में 22 भी तो आ रही है. ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पर्सन की एज 22 हो और उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना हो, वो 20 और 25 के बीच में आ रहा है. ऐसे भी हो सकता है कि हमें 25 और 30 के बीच में कोई एज वाला व्यक्ति हो, उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना हो. ऐसे ही यहाँ इन दोनों के बीच में हो, ऐसे ही यहाँ बाई चांस इन दोनों के बीच में हो. तो अगर हम जो वैल्यूज़ हमें x की गिवन है 20, 25, 30, 35, 40, अगर इसके बीच में हम x की किसी वैल्यू के लिए y को फाइंड करना चाहें, जैसे सपोज मैं 20 और 25 के बीच में 22 के लिए y को फाइंड करना चाहता हूं, अगर 25 और 30 के बीच में 28 के लिए मैं y को यानी कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम को फाइंड करना चाहता हूं, तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इंटरपोलेशन. समझ रहे हैं ना आप? इसकी रेंज रहेगी 20 और 40 के बीच में. 20 और 40 के बीच में ही इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मैं x की किसी वैल्यू के लिए y को फाइंड करना चाहता हूँ, तो दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड इंटरपोलेशन. अगर मैं इस रेंज के बाहर, अगर 20 से पहले और 40 के बाद x की किसी वैल्यू के लिए किसी एज वाले व्यक्ति का प्रीमियम फाइंड करना चाहूँ, तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्स्ट्रापोलेशन. दैट इज सेड टू बी एक्स्ट्रापोलेशन. तो
इंटरपोलेशन का मतलब इस रेंज के अंदर अंदर जो भी रेंज हमें दे रखी है, x की रेंज हमें 20 से लेकर 40 के बीच में दे रखी है, तो अगर मैं 20, 25, 30, 35, 40 इनको छोड़कर बाकी x की किसी वैल्यू के लिए जो इनके बीच में आ रही हैं उसके लिए y को फाइंड करना चाहता हूँ, अमाउंट ऑफ प्रीमियम को फाइंड करना चाहता हूँ, तो दिस प्रोसीड इज सेड टू बी इंटरपोलेशन। अच्छा, इंटरपोलेशन में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो ये 20 है, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ पर जो x की वैल्यूज हैं दीज आर इक्वली स्पेस्ड, इनके बीच में जो दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो इक्वल है। 20, 25 के बीच में यहाँ भी गैप 5, यहाँ भी गैप 5 है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में गैप 5 है और यहाँ भी इन दोनों के बीच में गैप 5 है। तो दिस इंटरपोलेशन इज सेड टू बी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन का भी टाइप होता है, तो इंटरपोलेशन के बाद में जो ये x की वैल्यूज हैं, अगर ये x की वैल्यूज इक्वली स्पेस है, मतलब x की किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में x की दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में अगर गैप इक्वल है, जैसे 20 और 25 इनके बीच में गैप 5, यहाँ पर भी गैप 5, यहाँ पर भी गैप 5 और यहाँ पर भी गैप 5, अगर ये गैप सेम है तो दिस इंटरपोलेशन इज सेड टू बी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अगर these values of x are not equally spaced, अगर सपोज यहाँ पर 20 है जैसे, तो 20 के बाद में यहाँ पर 25 है, 25 के बाद में यहाँ पर 30 की जगह पर 28 हो जाता, यहाँ पर 35 की जगह पर 34 हो जाता, या मतलब ये जो x की वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस ना होती। इक्वली स्पेस का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि दो कंटिन्यूस x की दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में, हर दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, हर दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में। जैसे यहाँ पर 20 और 25 के बीच में गैप 5 है, 25 और 30 के बीच में गैप 5 है, 30 और 35 के बीच में गैप है, इसलिए। तो अगर कहीं भी माना ये गैप, माना x की वैल्यूज अगर ऐसे हो जाएंगी, जैसे अगर सपोज x की वैल्यू ऐसे हो जाती 20, 23, 25, 30, 34, तो these values of x are unequally spaced। यहाँ पर x की दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में गैप शुरू से लेकर आखिर तक सेम नहीं है। यहाँ पर गैप 3 है, यहाँ पर गैप 2 है, यहाँ पर गैप 5 है और यहाँ पर गैप 4 है। तो दिस इंटरपोलेशन इज सेड टू बी इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में ये x की जो वैल्यूज हैं ये इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। इक्वली स्पेस्ड का मीनिंग x की किन्हीं भी दो कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में शुरू से लेकर आखिर तक जो गैप है दैट मस्ट बी सेम। अनइक्वल इंटरवल में x की किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो गैप है, अगर कहीं भी ये अनइक्वल हो रहा है, सपोज अगर माना इन दो वैल्यूज के बीच में ही, इन दो वैल्यूज के बीच में अलग है और बाकी आगे सब जगह सेम है, तो वो अनइक्वल ही माना जाएगा। चाहे शुरू से लेकर आखिर तक अनइक्वल हो दो वैल्यूज के बीच में, चाहे सिर्फ दो वैल्यूज के बीच में अनइक्वल हो। माना यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप 3 है, और अगर माना सपोज यहाँ पर ऐसा हो जाता 25 और ये 27 और ये 29, ठीक है। अब देखिए आप 23 और 25 के बीच में गैप 2, यहाँ भी गैप 2 है, यहाँ भी गैप 2 है, लेकिन यहाँ पर तो गैप 3 है ना। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये देखना है कि अगर ये गैप कंटिन्यूस वैल्यूज के बीच में इक्वल है तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, और अगर ये गैप कहीं भी, अगर माना एक सेट के बीच में भी ये गैप अलग हुआ तो दैट इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो वो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल बन जाता है। अब जो बात आती है, अब इसके लिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बताऊंगा कि जो हम इंटरपोलेशन का जो प्रोसेस है इसको क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। देखिए ये प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पर आपको कुछ ईयर्स दे रखे हैं, सर एक मार्कर दे देना जरा, मिल गया है। ईयर्स, यहाँ पर कुछ आपको ईयर्स दे रखे हैं। ईयर्स के बाद में आपको पॉपुलेशन दे रखी है ईयर्स के साथ में, जैसे आपको पीछे एज दे रखी थी और प्रीमियम दे रखा था, ऐसे ही यहाँ पर एज के प्लेस पर क्या है ईयर्स और प्रीमियम के प्लेस पर यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन। ये प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1891
1901, 1911, 1921, 1931 और जो पॉपुलेशन है दिस पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स. दिस इज 46,000, 66,000, 81, 93 और 93 के बाद में यह है 101. प्रॉब्लम आपकी है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर गिवन एज, और आपको फाइंड करना है एस्टीमेट. इसने बोला है एस्टीमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895. 1895 ईयर के लिए प्रॉब्लम आपकी ये है, यू हैव टू फाइंड पॉपुलेशन फॉर ईयर 1895. 1895 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करिए. भाई देखिए इन प्रॉपर ईयर्स में तो आपको पॉपुलेशन दे रखी है, ये ईयर्स हैं और ये थाउजेंड में पॉपुलेशन है. 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 में पॉपुलेशन आपको दे रखी है. आपको इस पर्टिकुलर ईयर 1895 में ये पॉपुलेशन फाइंड करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो 1895 है वो इस रेंज के बीच में आ रहा है. ये रेंज हमारी 1891 से 1931 तक है. 1895 यहीं पर इसके बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रेंज के बीच में ही है. अगर इस रेंज के बीच में है तब वो प्रोसेस इंटरपोलेशन है. अगर इस रेंज के लेफ्ट में है या इसके इधर राइट में है तो दैट प्रोसेस इज एक्स्ट्रापोलेशन. यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटरपोलेशन. तो इंटरपोलेशन के लिए वो इस स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है और जो एंड वाली वैल्यू है इनके बीच में ही x की कोई वैल्यू होनी चाहिए, जिसके लिए हमें वी हैव टू कैलकुलेट y. तो ये 1895, 1891 और 1901 के बीच में लाई करता है. तो हमें 1895 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करनी है. तो यानी कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन. अब इसके लिए हम ये पॉपुलेशन को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन होती है. उस प्रोसेस ऑफ ये तो हमें पता लग गया कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन, लेकिन उस इंटरपोलेशन की प्रोसेस को यूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं. उन स्टेप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उन स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिखाता हूँ कि उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. उस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ बोलते हैं न्यूटन ग्रीगोरीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. अब देखिए ये जो 1895 है ये 1891 और 1901 के बीच में लाई कर रहा है. यानी कि जो रेंज आपको x की वैल्यूज की दे रखी है उसके स्टार्टिंग में ही लाई कर रहा है. तो अगर जिस ईयर में आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है अगर वो इस डेटा के स्टार्टिंग में लाई करे तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. यानी कि दैट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. अगर वो कहीं एंड में, जैसे माना 1921 और 1931 के बीच में 1925 है, 1926 है, अगर इनमें से किसी ईयर पर आपको यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी बैकवर्ड इंटरपोलेशन. अगर मिड में, जैसे मिड में कहाँ है, माना 1901 और 1911 यानी कि 1905 के लिए, 1906 के लिए या 1911 1921 के बीच में क्या है 1915 यानी कि 1915. अगर 1915 के लिए आपको उस सिटी की पॉपुलेशन फाइंड करनी है तो ये मिड में आ रहे हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ या दिस इज द केस ऑफ सेंट्रल इंटरपोलेशन. तो अगर स्टार्टिंग में x की किसी वैल्यू के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, दिस इज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. जैसा कि यहाँ पर है 1895 हमारे इस रेंज के स्टार्टिंग में लाई कर रहा है. ये पहले वाले जो दो डेटा हैं इन दोनों डेटा के बीच में लाई कर रहा है. तो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. अगर हमें 1925 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करनी होती तो दैट इज द केस ऑफ बैकवर्ड इंटरपोलेशन. ठीक है, और अगर हमें मिड में, जो मिड में डेटा आ रहा है x का, अगर उस डेटा के बीच में हमें x की किसी वैल्यू के लिए पॉपुलेशन फाइंड करना है तो दैट इज द केस ऑफ सेंट्रल इंटरपोलेशन. तो इंटरपोलेशन को हमने फिर एक बार डिवाइड कर दिया कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन और सेंट्रल इंटरपोलेशन.
तो यहां पर जो हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्यों है? चूंकि जो हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है वो 1891 और 1901 के बीच में वो ईयर आ रहा है 1895, हमें उसके लिए पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो हम इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें न्यूटन्स ग्रीगोरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला और इसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब इस फॉर्मूले को हम राइट डाउन कर लेते हैं। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू। ये डेल्टा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। और ये लास्ट में आप जाएंगे कहाँ तक? यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन डेल एन एफ ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दिस इज न्यूटन्स ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एफ ए प्लस यू एच। अब देखिए, अब इसमें कुछ जो ये सिंबल्स यूज हो रखे हैं, इन सिंबल्स का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। ये जो ए, यहाँ पर जो आप ये ए देख रहे हैं, दिस ए इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे यहाँ पर 1891, यहाँ पर एक्स की जो ये भाई दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स जिनको हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट बोला है। तो जो एक्स की जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है, वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज सेट टू बी ए। तो हेयर ए इज इक्वल टू, जो यहाँ पर ए है, ए इज इक्वल टू 1891। उसके बाद में u यूज हो रहा है। u क्या है? u को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। यहां पर जो ये u है, ये इस फॉर्मूले से फाइंड होगा। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। यहां पर a क्या है? ये फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट इज a। x क्या है? x वो होता है जिस ईयर के लिए आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है। जैसे हमें यहाँ पर 1895 के लिए पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो x विल बी 1895, a इज इक्वल टू 1891। और जो ये h है, दिस h इज द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x। x की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो गैप है, दैट इज योर h। जैसे यहाँ पर गैप कितना है, देखो 10 है ना। यहाँ भी भाई आप देख रहे हैं, लगा शुरू से लेकर आखिर तक गैप कितना है? 10 है। तो इंटरपोलेशन कैसा हो गया? ये इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल हो गया। मैंने आपको बताया था ना, इंटरपोलेशन दो तरह का और होता है, जो स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल कैसे? कि ये जो x की वैल्यूज हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का अगर गैप स्टार्टिंग से एंड तक सेम है, अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक x की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज का गैप अगर कहीं भी अनइक्वल हुआ, तो दैट इज द केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल, दैट इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। क्योंकि यहाँ तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो x की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं, आप चाहे कहीं भी किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में देख लीजिए, गैप क्योंकि सेम है, तो दिस इज द केस ऑफ इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। तो इक्वल इंटरवल में भी ये केस किसका है? फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्यों है? क्योंकि हमें जिस x के लिए 1895 x की वैल्यू है, हमें जिस x के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, भाई दिस इज x, ये x है ना, और दिस इज y, ये वाला x है, ये रहा x। ये जो x है यहाँ पर मैंने क्या बताया था? इसको आर्ग्यूमेंट बोला था। तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट, और इनको क्या बोला था मैंने? एंट्री। दीज आर दी एंट्रीज। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई इंडिपेंडेंट क्यों है? भाई ईयर्स तो इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे ईयर इंक्रीज होंगे ऐसे ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन जो है वो ईयर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे ईयर बीतेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो y डिपेंड्स ऑन x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का केस है, क्योंकि जो 1895 है, स्टार्टिंग में जो ये x की दो वैल्यूज हैं, इन्हीं के बीच में लाई करता है। अगर ये x की वैल्यू यहाँ पर लाई करती, जो आपको x के लिए, जिस x के लिए आपको y फाइंड करना है, अगर वो एंड में लाई करती वो x की वैल्यू, तो दिस विल बी द केस ऑफ बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अगर वो x की वैल्यू जिसके लिए, अगर ये x की वैल्यू अगर यहाँ पर कहीं बीच में होती,
माना इन दोनों के बीच में होती या इन दोनों के बीच में होती, तो दैट विल बी द केस ऑफ सेंट्रल इंटरपोलेशन। तो दिस इज द इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। और जब ये होता है, इक्वल इंटरवल का केस होता है और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का केस होता है, तो हमें न्यूटन्स ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करना होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, यहाँ पर आपको नोट कर दिया। इस फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिए। इसमें जो टर्म्स यूज हो रही हैं, जैसे यहाँ पर ए यूज हो रहा है, व्हाट इज ए हेयर? ए क्या है? जो आपके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनकी जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है दैट इज ए, वो आपका ए है। u क्या है? u मैंने आपको बताया u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। x ये है 1895, जिस x के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। h क्या है? h x की किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का गैप है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज ले लीजिए आप, उनके बीच का गैप है। ठीक है, अब बात आती है ये जो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये इस तरह से जो ट्राइंगल बना रखा है, हेयर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे ये डेल है, तो डेल फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे यहाँ पर ये डेल स्क्वायर है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। जैसे यहाँ पर ये डेल क्यूब है, तो दिस इज थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इस तरह से ये nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस हमें फाइंड करने होंगे भाई, ये डिफरेंसेस भी तो हमें यहाँ पर पुट करने होंगे। तो ये डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए वी हैव टू जनरेट, हमें जनरेट करनी पड़ेगी एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। भाई ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो हमें यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करने हैं, फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें कहाँ से फाइंड होंगे? इसके लिए हमें एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जनरेट करने के लिए मैं आपको उसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। बस तो ठीक है। दूसरी अब ये रह गया तो क्या है? अरे बड़ी भी है, कोई बात नहीं, बड़ी नहीं, फिर ऐसा है काउंटिंग भी तो पूरी करनी है ना सर, 4 बनानी है आज, फिर दूसरी में ले लो इसको, है ना।